जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सोचते हैं तो जहन में पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार की नींव रखी, गुलाम वंश शुरू किया। लेकिन जो हमारे पास स्रोत हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि सल्तनत की असली बुनियाद किसी और ने रखी थी। तो सवाल ये है कि अगर ऐबक ने सिर्फ कह सकते हैं एक रिबन काटा था, तो वो कौन था जिसने पूरी इमारत खड़ी की? ये सवाल ही मतलब इस पूरी कहानी का सेंटर है। ऐबक ने शुरुआत जरूर की, एक तरह से जमीन साफ की और एक झंडा लगा दिया। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो झंडा हिल रहा था और जमीन बहुत दलदली थी। उसे एक मजबूत, एक स्थायी साम्राज्य में बदलने का काम किया एक ऐसे शख्स ने जो खुद ऐबक का गुलाम था। और आज हम उसी की कहानी की परतें खोलेंगे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों ऐबक को सिर्फ संस्थापक और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत ऐबक से ही करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, और दान देने में इतने आगे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे। सुनने में तो एक आदर्श राजा की कहानी लगती है। बिल्कुल, और यही तो एक तरह का भ्रम है। ऐबक की छवि एक उदार शासक की जरूर थी, लेकिन एक साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर देखें तो उनकी प्रोफाइल में 2 बहुत बड़ी कमियां थीं। पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने कभी खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दी। वो खुद को हमेशा मोहम्मद गौरी का एक सिपहसालार, एक सेवक ही मानते रहे। एक मिनट, मतलब दिल्ली का पहला शासक खुद को राजा मानता ही नहीं था? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, वो खुद को मालिक उस शर्क कहते थी, लेकिन सुल्तान नहीं। और दूसरी बड़ी बात, जो शायद और भी चौंकाने वाली है, उनके 4 साल के शासन में सल्तनत की राजधानी कभी दिल्ली थी ही नहीं। क्या? वो लाहौर थी। सारा राजकाज लाहौर से चलता था। अरे वाह, ये तो मतलब पूरी कहानी का एंगल ही बदल देता है। और फिर ऐबक की मौत के बाद उनका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। जैसा नाम वैसा काम, है ना? बिल्कुल, वो कुछ 8 महीने ही गद्दी पर रहा और तुर्क सरदारों को जल्दी ही समझ आ गया कि ये सल्तनत को संभाल नहीं पाएगा। हाँ। उन्होंने उसे हटाकर उस व्यक्ति को बुलाया जिसमें उन्हें काबिलियत नजर आई, बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश। और यहीं से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की असली कहानी शुरू होती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। हमें पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन ये इल्तुतमिश कौन था? इसका क्या बैकग्राउंड था? इल्तुतमिश की कहानी तो और भी ज्यादा नाटकीय है। वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इतिहास में उसे एक अनोखा नाम दिया गया है, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम? सोचिए, एक ऐसा सुल्तान जिसका मालिक खुद किसी और का गुलाम था। कमाल है। और मैंने सुना है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ऐबक ने अपनी काबिलियत के दम पर अपने मालिक गौरी की बेटी से शादी की थी, कुछ वैसे ही यहाँ भी हुआ। बिल्कुल वैसा ही। इल्तुतमिश इतना काबिल और वफादार था कि ऐबक ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी थी। तो वो ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी। सही बात है। ये दिखाता है कि उस जमाने में टैलेंट की कितनी कदर थी। मतलब आप गुलाम हैं या नहीं, अगर आप में दम है तो आप सत्ता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि उस दौर की जरूरत की भी कहानी है। तुर्क सरदारों को सल्तनत बचाने के लिए सबसे काबिल आदमी चाहिए था, चाहे उसका अतीत कुछ भी हो। और इल्तुतमिश उस वक्त सबसे काबिल शख्स था। ठीक है, तो ऐबक ने नींव रख दी, आराम शाह ने कुछ नहीं किया। अब इल्तुतमिश गद्दी पर तो बैठ गया, पर उसे असली संस्थापक का टैग कैसे मिला? आखिर उसने ऐसा क्या अलग किया जो ऐबक नहीं कर पाया? उसने वो सब कुछ किया जो एक बिखरी हुई रियासत को एक संगठित साम्राज्य बनाने के लिए जरूरी होता है। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े कदम से। उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। इसी एक फैसले ने सल्तनत को सही मायनों में दिल्ली सल्तनत बनाया। लेकिन दिल्ली ही क्यों? लाहौर तो उस समय ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण शहर रहा होगा। इसके पीछे बहुत गहरी रणनीतिक सोच थी। लाहौर उत्तर पश्चिम सीमा के बहुत करीब था, जहां से लगातार हमलों का खतरा था। जी। दिल्ली ज्यादा सुरक्षित थी, ज्यादा सेंट्रल थी, जी। जहां से पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण रखना आसान था। ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये सल्तनत के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भारत के दिल में लाना था। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि दिल्ली, जिसे उस समय ढिल्ले का कहते थे, उसकी स्थापना एक राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने की थी।
तो दिल्ली पहले राजपूतों की राजधानी बनी। बिल्कुल, उसने एक पुरानी राजधानी को एक नए साम्राज्य का दिल बना दिया। लेकिन राजधानी बदलना एक बात थी और उस पर कब्जा बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। गद्दी पर बैठते ही इल्तुतमिश चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया था, कुछ घर के अंदर और कुछ दरवाजे पर। घर के अंदर के दुश्मन? आपका मतलब दूसरे तुर्क सरदारों से है? हाँ, ऐबक के समय के कई शक्तिशाली सरदार इल्तुतमिश को अपना शासक मानने को तैयार नहीं थे। वो उसे अब भी एक गुलामी समझते थे। और साथ ही गोरी के दो और गुलाम थे, यल्दौज जो गजनी पर कब्जा किए बैठा था और कुबाचा जो मुल्तान और सिंध पर राज कर रहा था। ये दोनों दिल्ली को अपनी जागीर समझते थे। तो इतने सारे अंदरूनी दुश्मनों से वो कैसे निपटा? उसने एक बहुत ही चालाक राजनीतिक कदम उठाया। उसने अपने वफादार और सबसे काबिल 40 तुर्क सरदारों का एक खास ग्रुप बनाया। इसे ही इतिहास में दल चलीसा या तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। ये 40 लोग उसके आंख, कान और हाथ बन गए और इन्होंने बाकी विद्रोही सरदारों को काबू में रखा। लेकिन क्या ये एक जोखिम भरा कदम नहीं था? मतलब 40 सबसे शक्तिशाली लोगों को एक ग्रुप में डालना, क्या ऐसे एक ऐसी शक्ति नहीं बन गई जो भविष्य में खुद सुल्तान के लिए खतरा बन सकती थी? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये बहुत बड़ा जोखिम था। इल्तुतमिश ने अपने सत्ता बचाने के लिए जो हथियार बनाया, वही हथियार आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। लेकिन उस वक्त ये उसकी राजनीतिक मजबूरी और सबसे कारगर उपाय था। और बाहरी खतरा? मैंने सुना है कि उसके समय में मंगोल शासक चंगेज खान का खौफ, मतलब वो तो एक आफत जैसा था। बिल्कुल, चंगेज खान उस दौर का सबसे बड़ा आतंक था और वो आतंक दिल्ली के दरवाजे तक आ पहुंचा था। हुआ ये कि चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी नाम के एक शासक का पीछा कर रहा था। भागते भागते मंगबरनी सिंध नदी पार करके भारत की सीमा में आ गया और उसने इल्तुतमिश को खत लिखकर शरण मांगी। ये तो बहुत मुश्किल घड़ी रही होगी। एक तरफ एक मुस्लिम शासक मदद मांग रहा है और दूसरी तरफ चंगेज खान। अगर वो मदद कर देता तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। सच में? हाँ, चंगेज खान दिल्ली को तहस नहस कर देता। इल्तुतमिश ने यहाँ पर भावनाओं की बजाय कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने मंगबरनी को बहुत विनम्रता से ये कहकर शरण देने से इनकार कर दिया कि दिल्ली की गर्म जलवायु आपके जैसे शाही मेहमान के लायक नहीं है। वाह, क्या कमाल का बहाना था। मतलब सीधे सीधे ना भी नहीं बोला और अपनी सल्तनत को भी बचा लिया। यही उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। मंगोलों का तूफान भारत की सीमा से ही वापस लौट गया। और सिर्फ मंगोल ही नहीं, उसने अपनी दूसरे प्रतिद्वंदियों यल्दौज और कुबाचा का भी एक एक करके सफाया किया। 1215 में तो तराइन की तीसरी लड़ाई भी हुई थी। तराइन की तीसरी लड़ाई? ज्यादातर लोगों को तो सिर्फ 2 लड़ाइयों के बारे में ही पता है, पृथ्वीराज चौहान और गोरी वाली। हाँ, लेकिन तीसरी लड़ाई भी उतनी ही निर्णायक थी। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह हराया। रही बात कुबाचा की, तो वो इल्तुतमिश की सेना से इतना डर गया कि भागते हुए सिंध नदी में कूद गया और डूबकर मर गया। मतलब लड़ाई में मरने के बजाय वो भागते हुए डूब गया। बिल्कुल। इस तरह 1228 तक उसने अपने सभी बड़े दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था। ठीक है, तो उसने सल्तनत को बचाया, दुश्मनों को हराया, लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। इस मामले में उसने क्या किया? यहीं पर इल्तुतमिश एक सेनापति से बढ़कर एक प्रशासक के रूप में सामने आता है। उसने सल्तनत को एक व्यवस्थित ढांचा दिया और उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था इक्ता प्रथा की शुरुआत। ये तो सुना है, लेकिन क्या ये सिर्फ तनख्वाह देने का एक नया तरीका नहीं था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। इस सिस्टम में अधिकारियों को नकद वेतन की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दिया जाता था। उस जमीन से टैक्स वसूलने और वहां का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उसी अधिकारी की होती थी। तो इसका फायदा क्या हुआ? इसके 3 बड़े फायदे हुए। एक, शाही खजाने पर वेतन का बोझ कम हो गया। दूसरा, दूर दराज के इलाकों पर भी सल्तनत का कंट्रोल हो गया। और तीसरा, सुल्तान के पास वफादार सरदारों की एक स्थायी सेना हमेशा तैयार रहती थी। और अर्थव्यवस्था के लिए अपनी मुद्रा होना कितना जरूरी था? अपना सिक्का चलाना सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि कह सकते हैं संप्रभुता का ऐलान था। इल्तुतमिश ने अरबी शैली के शुद्ध सिक्के चलवाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल।
उसने दिल्ली में सिक्के ढालने के लिए एक शाही टकसाल भी बनवाई। और न्याय के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि वो आम लोगों के लिए भी बहुत सुलभ था। हाँ, मशहूर यात्री इब्न बतूता ने लिखा है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां लगवाई थीं। ओके उन शेरों के गले में घंटियां थीं। ओके। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उन घंटियों को बजा सकता था और सुल्तान खुद उसकी फरियाद सुनता था। तो उसने राजधानी बदली, दुश्मनों को हराया, सल्तनत को बचाया, एक प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था बनाई। ऐसा लगता है कि उसने सारे बॉक्स टिक कर दिए थे। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी। हाँ, एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मोहर, वैधता, लीगल सैंक्शन। देखिए, वो गद्दी पर तुर्क सरदारों की मर्जी से बैठा था, लेकिन अभी भी कई लोग उसे एक गासिब मानते थे। इस शक को मिटाने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति से मान्यता चाहिए थी जिस पर कोई सवाल ना उठा सके। लेकिन जब वो पहले से ही सब कुछ जीत चुका था तो उसे बगदाद से एक चिट्ठी की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस समय बगदाद का खलीफा पूरी इस्लामी दुनिया का सर्वोच्च धार्मिक और राजनैतिक प्रमुख माना जाता था। खलीफा से मान्यता मिलना आज के जमाने में यूएन से मान्यता मिलने जैसा था। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम यानी महान सुल्तान की उपाधि दी। इस उपाधि का असली मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब उसकी सत्ता पर एक धार्मिक मुहर लग गई थी। अब वो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया का एक वैधानिक शासक था। अब कोई भी सरदार या मौलवी उसकी हुकूमत को चुनौती नहीं दे सकता था। ये कदम उसे दिल्ली सल्तनत का पहला कानूनी सुल्तान बनाने में अंतिम कील साबित हुआ। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ऐबक ने एक जमीन का टुकड़ा जीता और उस पर एक बोर्ड लगा दिया कि दिल्ली सल्तनत। लेकिन इल्तुतमिश ने उस जमीन पर एक मजबूत किले की नींव डाली, दीवारें खड़ी की और फिर दुनिया के सबसे बड़े चौधरी से उस पर वैधता की मोहर भी लगवा ली। नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा और उसे एक स्थायी साम्राज्य की शक्ल दी जो अगली कई पीढ़ियों तक चला। ऐबक ने सपना देखा, इल्तुतमिश ने उसे हकीकत में बदला। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए जिस दल चालीसा को बनाया था, विडंबना देखिए, उसी 40 सरदारों के समूह में से एक व्यक्ति बलबन आगे चलकर दिल्ली का अगला सबसे शक्तिशाली सुल्तान बना। शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया उपकरण खुद शक्ति का केंद्र कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है।